2021 तक मैं एक मोटरसाइकिल कंपनी में एज अ फील्ड मैनेजर काम करता था और अपने 2 साल के इस फील्ड मैनेजर की जॉब में मैंने पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे। अब जो ये फील्ड मैनेजर का रोल होता है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग है दोस्त। मुझे कई दूर दराज कस्बों में जाके वहां के डीलर से मीटिंग करके उनसे काम करवाना पड़ता था। और इस दौरान जब मैं पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, तब मेरा बेस लोकेशन चंडीगढ़ हुआ करता था। चंडीगढ़ से मुझे अलग अलग जगहों पर जाकर इन डीलर से मीटिंग करनी होती थी। और ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ कि रात को 10 से 11 बजे मैं डीलर विजिट करके वापस चंडीगढ़ आ रहा हूँ। और इस दौरान जब मेरी गाड़ी एक छोटे से कस्बे को पार कर रही है, तो सामने बीच रोड पर 4-5 लोगों ने गाड़ी को रोक लिया। उनके हाथ में तलवार और बंदूकें भी थी। पर जो कंपनी ने मुझे लोकल सपोर्ट दे रखा था, उनकी मदद से मैं ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर पाया। 2 साल तक ऐसे ही फील्ड विजिट की मैंने, और फिर उसके बाद जब कंपनी ने मुझे डेस्क जॉब दिया, तब बोर होके मैंने वो नौकरी छोड़ दी। देखो, अब इस फील्ड वर्क में एक्स्ट्रा इंसेंटिव जरूर मिलता था मुझे, पर यहाँ पर मेरा मोटिवेशन पैसा नहीं था। डीलर विजिट के दौरान जो मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता था ना, वो मुझे पुश करता था ऑफ द लिमिट जाके कंपनी के लिए काम करने को। अब ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज की वीडियो में आप एक ऐसे ही फील्ड वर्कर की दास्तान सुनेंगे, जिसके बाद आपके शरीर में एक बहुत ठंडी लहर दौड़ जाएगी दोस्त। और आपको समझ में आएगा कि जो लोग ऐसे फील्ड विजिट पर जाते हैं, उनकी लाइफ में कितनी भयानक घटनाएं घट सकती हैं। आज की स्टोरी मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर अंजन महापात्रा जी ने भेजी है, जो ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में रहते हैं। भुवनेश्वर के अंदर एक रियल एस्टेट कंपनी है और अंजन उसी रियल एस्टेट कंपनी में एज ए मैनेजर काम करते हैं। अभी कंपनी का पूरा नाम अंजन ने मुझे नहीं बताया, पर हिंट के लिए उन्होंने बोला कि उसका शॉर्ट फॉर्म CAL है। अब जो लोग भुवनेश्वर से होंगे वो लोग शायद गेस कर पाए कंपनी का नाम। इस कंपनी में टोटल 12 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से 10 सेल्स स्टाफ, 1 प्यून और 1 बैक ऑफिस स्टाफ है। अच्छा, इनकी जो कंपनी है ना, ये इंटर स्टेट काम करती है, मतलब ओडिशा और ओडिशा के बाहर भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। जनरली सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कंपनी का वर्किंग आवर होता है, पर कभी कभी क्लाइंट मीटिंग्स के चक्कर में 9-10 भी बज जाते हैं रात के। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये 12 एम्प्लॉयज में से 1 बैक ऑफिस स्टाफ होता है। इसका काम यही होता है कि तुम नई प्रॉपर्टीज को टैप करो, वहां के क्लाइंट से जाके मिलो और डील फाइनल करो। बेसिकली ऑफिस के बाहर का जितना काम होता है, ये बैक ऑफिस स्टाफ संभालता है। और फिलहाल इसी बैक ऑफिस स्टाफ की पोजीशन पर मिस्टर शुभेंदु मिश्रा काम कर रहे थे। एक दिन शुभेंदु ने अपने मैनेजर अंजन को बोला कि सर, मैं अभी ऑफ आ रहा था। अंजन पूरे दिन उसको कॉल करता रहा, बट शुभेंदु का कॉल नहीं लगा। अब इसके अगले दिन से ही शुभेंदु के पेरेंट्स अंजन को कॉल करने लगे कि कहाँ है शुभेंदु, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वो घर भी नहीं आया वापस। कंपनी को यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बचानी थी। उन्होंने इसके पेरेंट्स को कंसोल किया कि ठीक है, आ जाएगा कुछ दिन में। पर अंदर ही अंदर अंजन को तो समझ आ गया था कि यार कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि इससे पहले किसी भी फील्ड विजिट पर शुभेंदु का फोन स्विच ऑफ नहीं होता था। अभी अंजन और उसकी कंपनी पर शुभेंदु के पेरेंट्स का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। और फाइनली इस घटना के 7 दिन के बाद 10 फरवरी 2023 को शुभेंदु के पेरेंट्स अंजन और उसकी कंपनी पर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं कि हमारा बेटा 3 तारीख से घर नहीं आया और हमें उसकी फिक्र हो रही है, फोन भी नहीं लग रहा उसका। अभी पुलिस विजिट करती है अंजन के ऑफिस में, और यहाँ पर उन्होंने अंजन से पूछताछ की तो इसने पूरी कहानी बता दी कि ऐसा ऐसा हमें प्लॉट के बारे में पता चला था और शुभेंदु वहां पर धनराज से मीटिंग करने के लिए गया था। पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, पर अगर जरूरत पड़ी तो आपको हम थाने बुलाएंगे। अंजन ने बोला कि हाँ ठीक है सर, बिल्कुल मैं कोऑपरेट करूंगा। अभी जो ये कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ना, इनके लिए इनका रेवेन्यू ही सबसे टॉप प्रायोरिटी है। काम तो रुकने वाला था नहीं। कंपनी ने अंजन से बोला कि तुम जाओ टिकीना गांव और वहां पे धनराज से मीटिंग करके डील फाइनल करो। अगले दिन 6:30 बजे काम खत्म होने के बाद अंजन अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग करता है कि अगले 2 दिनों तक ऑफिस बंद रहेगा। ये इन्फॉर्म करके शाम के 7 बजे अंजन निकल जाता है भुवनेश्वर से कोणार्क। भुवनेश्वर से कोणार्क की दूरी कोई 60-70 किलोमीटर की है बस। अभी अंजन ने भी कोणार्क के अंदर एक लॉज में रूम लिया और इसने डिसाइड किया कि अगले दिन सुबह जाएगा टिकीना गांव विजिट करने। उस लॉज का जो हेल्पर था, उससे बात किया अंजन ने कि यार मेरे को टिकीना गांव जाना है, यहाँ से कितने किलोमीटर है, कैसे कैसे रास्ता है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। जैसे ही उस स्टाफ ने, और इस टाइम एकदम झमाझम बारिश होने लगी थी, अंजन अपना फोन निकालता है किसी को कॉल करके हेल्प मांगे कोई, पर फोन में ये देखता है कि कोई नेटवर्क ही नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आ रहा था। आसपास घनघोर जंगल और बारिश भी तेज हो रखी थी। अंजन जा नहीं सकता था बाहर किसी से मदद मांगने के लिए। इसने अपने गाड़ी का सीट पीछे किया और चुपचाप लेट के बारिश के खत्म होने का वेट करने लगता है। अभी अंजन को लेटे हुए कोई 15 मिनट हुए थे।
और तभी इसने देखा कि इसके ड्राइवर सीट के पास एक आदमी चलकर आया और उसके शीशे पर नॉक कर रहा था। अंजन ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो इसने देखा कि एक 70 साल का आदमी हाथ में छाता पकड़ के खड़ा है चुपचाप। अंजन ने उस आदमी से बोला कि हाँ क्या हुआ मौसा? ओडिशा में से अंकल को मौसा बोलते हैं। तब उस आदमी ने बोला कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को? अंजन ने बोला कि मैं अभी धनराज से मिलने आया हूँ और यहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अंजन ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता उससे पहले ही वो आदमी बोलता है कि मैं ही हूँ धनराज। इस टाइम पर तो तुमको यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, बारिश भी बहुत तेज हो रही है तो कोई मैकेनिक आएगा भी नहीं इस जगह ठीक करने तुम्हारी गाड़ी। एक काम करो, आज रात तुम मेरे घर पे ही रुक जाओ और कल सुबह तुम फिर चले जाना। अंजन सोचता है कि यार ये आदमी ठीक ही बोल रहा है। ये गाड़ी से बाहर निकलता है, गाड़ी को इसने मैनुअली लॉक किया। अभी ये लोग आगे बढ़ने ही वाले थे कि जो धनराज था उसने अंजन को अपना छाता पकड़ा दिया कि बेटा लो तुम भीग जाओगे अभी घर जाते जाते। अंजन ने बोला कोई बात नहीं मौसा, आप ले लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। यहाँ पर धनराज ने एक बहुत कनिंग स्माइल दी अंजन की तरफ देखते हुए और बोलता है कि बेटा हमें तो आदत हो गई इस चीज की, और चुपचाप अपने घर की तरफ चलने लगता है। बारिश में 300 मीटर चलने के बाद फाइनली ये लोग उस बरगद के पेड़ के पीछे जो धनराज का घर था वहां पर पहुंचते हैं। अंजन बताते हैं कि जो धनराज का घर था वो पूरा मिट्टी का बना हुआ था, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। घर के बाउंड्री के अंदर एक छोटा सा कुआं था और उसके आसपास 4-5 पेड़ लगे हुए थे। कुएं के पास ही एक यार्ड बना हुआ था छोटा सा टहलने के लिए, और उस यार्ड के दूसरी साइड पर अंजन ने देखा कि यहाँ 2 रूम है, एक किचन है छोटा सा और एक स्टोर रूम जो कि लॉक था, सब कुछ मिट्टी का बना हुआ। धनराज उन्हीं में से एक कमरे के अंदर लेके जाता अंजन को। इसने अंजन को एक कमरे के अंदर बैठाया और बोला कि मैं आता हूं अभी 2 मिनट में। अंजन चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ है। 2 मिनट के बाद धनराज अपने हाथ में एक लालटेन लेके अंजन के पास पहुंचता है। अभी धनराज आके अंजन के पास बैठ जाता है चुपचाप। अंजन बताते हैं कि यहाँ पर ना मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। यहाँ पर ये दोनों चुपचाप बैठे हुए, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। ऊपर से बारिश और बिजली के कड़कड़ाने की आवाज आ रही थी। अंजन इस जगह पर साइलेंस ब्रेक करते हुए धनराज से बोलता है कि अंकल आप इस जगह पे अकेले रहते हैं क्या? धनराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये बस अपना गर्दन घुमाता है अंजन की तरफ और उसे एकटक देखे जा रहा है। मतलब अंजन की आंखों में धनराज देख रहा है चुपचाप बिना कुछ बोले। 15-20 सेकंड तक अंजन ने भी आई कांटेक्ट किया धनराज से और इसे बड़ा ऑकवर्ड लगा। इसने आंखें से नीचे कर ली। फिर इसने पूछा कि अंकल आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? तब धनराज एक बहुत ही भारी आवाज में बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे अकेले ही हूँ अभी तो। फिर अंजन बोलता है कि आपका कोई बेटा या बेटी नहीं रहता आपके साथ? ये लाइन सुनने के साथ ही ना अंजन ने देखा कि जो धनराज की आंखें थी वो एकदम लाल हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एकदम खून उतर आया हो, और इतना एरी, इतना स्केरी हो गया था वो वाला एटमॉस्फेयर कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगा अंजन को। ये सवाल सुनते ही धनराज बहुत अजीब तरीके से ब्रीथ करने लगा और अंजन को साफ दिख रहा था कि धनराज अभी बहुत गुस्से में है। इसे अचानक उस पान के गुमटी वाले लड़के की बात याद आती है कि आप 11 बजे से पहले आ जाइएगा वापस। पर अभी बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी और ये एक तरह से धनराज के साथ कमरे के अंदर ट्रैप हो गया था। ये चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर धनराज बोलता है कि बेटा तुम्हारे लिए खाना रेडी करके किचन में रखा हुआ है, तुम जाके खा लेना। इन सब के बारे में हम कल सुबह बात करते हैं। अभी उस आदमी की लाल आंखें देख के अंजन की भूख प्यास सब कुछ मिट चुकी थी। थक भी गया था बहुत ज़्यादा। ये बोल के धनराज अपने कमरे में चला जाता है। अंजन ने बताया कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं था और कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। बिना खाए पिए ही अंजन उस बेड पे लेटा हुआ है। अभी रात के 3 बजे अंजन का अलार्म बजता है, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे अंजन को रनिंग पर जाने की आदत थी। जैसे अलार्म बजा तो अंजन ने उसे ऑफ कर दिया। ऑफ करके फिर से आंख बंद करके लेट जाता है और तभी उस सन्नाटे के बीच अंजन को सुनाई दिया कि कोई हड्डी चबा रहा है। अंजन को लगा कि यार ये पूरा जंगल का एरिया और यहाँ पर जंगली कुत्ते और भेड़िए का आना जाना आम बात है, तो मे बी वो लोग कुछ खा पी रहे होंगे। पर कोई 5-10 सेकंड के बाद अंजन को रियलाइज होता है कि यार ये आवाज तो बगल वाले कमरे से आ रही है। अंजन चुपचाप अपने कमरे से निकलकर उस बाजू वाले कमरे के पास जाता है और दीवार पे कान लगा के चुपचाप सुन रहा था उस चीज को। इसे कंफर्म हो गया कि यार अंदर से ही आ रही है आवाज। अंजन ने उस कमरे का गेट खोला धीरे से। लालटेन बिल्कुल डिम होके कोने में टंगी हुई थी। इसने देखा कि जो धनराज है उसका पीठ अंजन की तरफ है और ये अपने हाथ में एक हड्डी लेके चबा रहा था।
ये देख के अंजन का शरीर एकदम पसीने से भीग गया पूरा। यहाँ पर अंजन को रियलाइज हो गया था कि उसके आने की खबर धनराज को लग चुकी है। थोड़ी देर के बाद धनराज अंजन की तरफ अपना गर्दन करता है और उसे देखते हुए चुपचाप जो वो बॉडी पड़ी थी उसका मांस निकाल के धनराज खाया जा रहा था। अच्छा, जब धनराज अंजन की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि जो वो बॉडी है वो शुभेंदु की थी। भाई ये जोर से चिल्लाता है और वहां से निकल के जंगल की तरफ भागने लगा। अभी अचानक भागते भागते अंजन का पैर एक झाड़ी में फंसा और वहां पर अंजन गिर जाता है। जब इसने गिरा तो देखा कि झाड़ी के बीचों बीच शुभेंदु की बाइक पड़ी है। भाई से सारा खेल समझ में आ गया कि क्या हुआ यहाँ पे। अंजन तुरंत उठता है वहां से और कुछ 100 मीटर ही भाग के आगे गया होगा। किसी ने अंजन के सर पर जोर से एक पत्थर मारा। अंजन वहीं पर गिर जाता है। 4 घंटे के बाद सुबह 7 बजे अंजन की आंख खुली तो इसने पाया कि वो किसी के घर के अंदर है और सामने 2 लड़के और 5-6 औरतें खड़ी थी। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। अंजन ने उन 2 लड़कों में से एक से पूछा कि मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, आप लोग कौन है? तब वो लड़का बोलता है कि जब सुबह मेरी माँ जंगल में लकड़ी लेने गई थी तो उन्होंने देखा कि आप रोड पर बेहोश पड़े हुए हैं और फिर आपको लेके हम अपने घर पर आए और आपकी मरहम पट्टी की हमने। फिर उन लोगों ने अंजन को नींबू पानी दिया पीने को और उन्होंने पूछा अंजन से कि आप यहाँ पर कहाँ फंस गए, किस काम से आए थे? तब अंजन ने पूरी बात बताई कि पूरा प्लॉट का चक्कर था, हम इसे खरीदना चाहते थे। और फिर उसके बाद जो उन लड़कों ने बताया ना अंजन को, इसके दिमाग की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्त। उन्होंने बोला कि जो ये धनराज बुड्ढा था उसने धोखे से बुलाया आपको अपना प्लॉट सेल करने के लिए और आप उसके जाल में फंस गए हैं भाई। जो वहाँ औरतें खड़ी थी उनमें से एक ने बताया कि आज से 20 साल पहले धनराज वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम था कविता और जो धनराज की बीवी थी वो किसी और के साथ भाग चुकी थी। धनराज के दोनों बेटे बहुत ज्यादा सेल्फिश थे। उन्होंने बताया कि जब भी धनराज की तबीयत वगैरह खराब होती तो धनराज की जो बेटी है वहीं आके सबसे पहले खड़ी होती थी उसके लिए। ये दोनों बेटे उसे पूछते भी नहीं थे। फिर एक दिन धनराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी इसने वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पर कर दी। जब ये बात धनराज के बेटों को पता चली तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वो आए धनराज के पास, इससे लड़ाई झगड़ा करने लगे और बातों बातों में इन्होंने धनराज का पहले नाखून पकड़ के उखाड़ा, फिर उसके बाद इसका आंख फोड़ दिया धनराज का और फिर बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके धनराज को उसके बेटों ने मार दिया। मार के उसकी लाश उसी सामने वाले कुएं में फेंक दी थी। बाद में इन दोनों भाइयों ने अपनी बहन कविता को भी मार डाला क्योंकि उसके नाम पर ही ये पूरी 11 एकड़ की प्रॉपर्टी धनराज ने कर रखी थी। उन औरतों ने बताया कि उसके बाद से ही धनराज की आत्मा इस इलाके में भटकती है, उसे मुक्ति नहीं मिली अभी तक। आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपकी जान बच गई। इसके बाद अंजन वापस भुवनेश्वर आता है और इसने सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन दोनों बेटों को अरेस्ट किया। बाद में उस लाश को जिसे धनराज खा रहा था उसे फॉरेंसिक टीम को भेजा गया तो फॉरेंसिक टीम ने यही बताया कि ये लाश शुभेंदु की ही है। तो यार ये थी आज की स्टोरी ओडिशा से। अगर आपके परिवार में भी ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है rovinglava@files@gmail.com, इस पर आप कहानी आप मुझे भेज सकते हैं या फिर जो ऊपर इंस्टाग्राम का यूजर नेम दिख रहा है मरून फाइल्स, उस पर भी सीधा डीएम करके आप अपनी कहानी मुझसे पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।